बात कर रहे थे आपका केल्सन पर बात होनी थी और केल्सन को समराइज करना है। बात यह केल्सन प्रमाणवादी विचारकों में आई क्यों, मामला बेंथम ऑस्टिन पर ही क्यों नहीं रुक गया। चलिए, बेंथम ऑस्टिन में रिएक्शन था नेचुरल स्कूल के प्रति, इसलिए बेंथम ऑस्टिन आए। लेकिन जब बेंथम ऑस्टिन आ गए फिर केल्सन की जरूरत कहां बची, केल्सन क्यों आ गए। तो केल्सन क्यों आए, इस प्रश्न का उत्तर नेचुरल स्कूल और बेंथम ऑस्टिन दोनों को देखकर तब दिया जाता है। केल्सन नेचुरल स्कूल से भिन्न कहां है। केल्सन नेचुरल स्कूल से भिन्न इसलिए है क्योंकि नेचुरल स्कूल मूल्यों की बात करता है। विधि में मूल्य, वैल्यूज, इसके आधार पर विधायन इसकी बात करता है और यह कहता है कि अगर वैल्यूज नहीं है राज्य की विधि में, यानी राज्य की विधि अगर वैल्यूज को संरक्षण ये नहीं दे रही है तो वो विधि नहीं है। और जब आप ये वाक्य बोलेंगे कि अगर विधि वैल्यूज को संरक्षण नहीं दे रही तो वो विधि नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल स्कूल दोनों बातें ये निर्धारित कर रहा है कि विधि में वैधानिकता की कसौटी क्या है, लीगलिटी कानून में कहां से आती है। यह भी नेचुरल स्कूल बताने लगा क्योंकि उसने कहा कि अगर वैल्यूज इनका संरक्षण नहीं है, वैल्यूज अगर इनका पोषण नहीं है तो विधि विधि नहीं है। मीनिंग देयर बाय यू हैव डिसाइडेड था, ठीक है, आपका टच स्टोन फॉर द लीगलिटी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, आपने राज्य की जो अधिनियमित विधि है उसकी वैधानिकता के लिए कसौटी ये निर्धारित कर दी है। और दूसरी बात, आपने अंतर्वस्तु जो अधिनियमित विधि की वो भी निर्धारित कर दी कि अंतर्वस्तु विधि, ठीक है, अपनी अंतर्वस्तु में क्या समाहित किए हुए हो, वैल्यूज का संरक्षण। इसका मतलब वैधानिकता की कसौटी और उसकी अंतर्वस्तु दोनों को नेचुरल स्कूल ने निर्धारित कर दिया। नेचुरल स्कूल वैधानिकता की कसौटी को भी निर्धारित कर रहा है और उसकी अंतर्वस्तु यह भी निर्धारित कर रहा है। और लीगलिटी जो जनरेट होगी या लीगलिटी जो आएगी पॉजिटिव लॉ में, पॉजिटिव लॉ हम किसको करें, राज्य की विधि, जिसे आप टीपीए आदि, आईपीसी आदि आदि नामों से जानते हो। इस पॉजिटिव लॉ में जो वैधानिकता ये आएगी ये वैल्यूज के संरक्षण से आएगी। और वैल्यूज कहां है आप बता नहीं सकते। न्याय क्या है ये आपकी अपनी परिभाषा है, समानता क्या है ये आपकी अपनी परिभाषा है, ठीक है। क्योंकि समानता हम जब नेचुरल स्कूल बता रहे थे तब भी हमने कहा था कि आप प्रारूपिक समानता, इसे समानता माने बैठे हैं, ठीक है। नागरिकों में प्रारूपिक समानता ये जरूर है, लेकिन चेतना के स्तर पर समानता ये बिल्कुल नहीं है। कोई सुपर जीनियस है और कोई सुपर इडियट है, तो चेतना के स्तर पर समानता बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रारूपिक समानता है। तो कानून में आप किसको लक्ष्य करेंगे, प्रारूपिक समानता को या, ठीक है, चेतना किस स्तर पर समानता को, किस समानता को आप लक्ष्य करेंगे। यानी वैल्यूज के आधार पर जो विधायन की कसौटी है इसके मनमानी हो जाने की आशंका हमेशा है। आखिर कौन तय करेगा कि राज्य की विधि वैल्यूज का संरक्षण कर रही या नहीं कर रही है। और आप कहते हैं वैधानिकता की कसौटी ये वैल्यूज का संरक्षण यही है, तो विधि वैध है इसे अधिकृत तौर पर कौन कहे, कैसे कहे, ये एक समस्या है। और फिर दूसरी समस्या कि चलिए यूनिवर्सली सारे लोग इस बात से सहमत हो जाए कि विधि वैल्यूज का संरक्षण नहीं कर रही है, उसकी अंतर्वस्तु में वैल्यूज का संरक्षण शामिल नहीं है, तब क्या करें। क्योंकि विधि तो है,
राज्य डंडा लिए खड़ा है कि इसका पालन करना ही होगा, तो फिर क्या करें उस दशा में? इस बात का उत्तर भी नेचुरलिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से बेंथम और ऑस्टिन आए थे, और बेंथम और ऑस्टिन ने कहा कि विधि वैल्यूज का संरक्षण करती है या नहीं करती, इससे मतलब ही नहीं है। विधि अगर संप्रभु के समादेश के तौर पर मौजूद है और संप्रभु के इस वचन से डरकर कि अगर तुमने मेरे समादेश का पालन नहीं किया तो हम आपसे एक ऐसी स्थिति में मिलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो आपको एक बुराई के तौर पर प्रतीत होगी, और इस स्थिति को ही बेंथम और ऑस्टिन ने दंड या अनुशास्ति ये कहा है, क्योंकि दंड या अनुशास्ति अच्छी नहीं लगती किसी को। तो बेंथम और ऑस्टिन ने ये कहा कि हम विधि उसको मानेंगे जो संप्रभु के समादेश के तौर पर मौजूद है और जिसका अपालन किए जाने की दशा में संप्रभु ने यह वचन दिया है कि अगर उसके इस समादेश का अपालन हुआ जो विशिष्ट प्रक्रिया से आएगा और जो सामान्य समादेश की स्थिति में होगा, तो फिर संप्रभु ने यह वचन दिया कि फिर हम आपसे एक ऐसी स्थिति में मिलेंगे जो आपको बुरी लगेगी, अर्थात हम आपको दंड देंगे। ये बेंथम और ऑस्टिन ने बात कही। अब केल्सन यहीं से आने शुरू होते हैं। केल्सन यहां तक सहमत है कि न्याय एक अयुक्तिपरक आदेश है। अयुक्तिपरक मीनिंग देयर बाय उसकी कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं हो सकती। तुम जिसे न्याय समझोगे उसे हम अन्याय समझेंगे, जिसे हम अन्याय समझेंगे उसे आप न्याय समझोगे। ठीक है, तो न्याय की चूंकि कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं हो सकती, समानता की कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं हो सकती, यानी जो वैल्यूज आधार हैं नेचुरलिस्टों के मुताबिक विधायन के, ठीक है ना, नेचुरलिस्ट वैल्यूज को whether that is justice or equality, वो ये कहते हैं कि वैल्यूज ही विधि की विधि मान्यता का आधार है और वैल्यूज ही विधि के अस्तित्व में होने का कारण है। इन दोनों बातों को बेंथम और ऑस्टिन की भांति केल्सन ने भी नकार दिया। केल्सन ने कहा विधि की वैधानिकता का जो कारण है ये न्याय जैसे अयुक्तिपरक आदर्श से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा विधि की सीमा या विधि का संज्ञान, विधि का जो कॉग्निजेंस है ये इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि इसका कोई संबंध न्याय जैसे अयुक्तिपरक आदर्श से न रह जाए, क्योंकि ये बात अपने में ठीक नहीं है। ये बात अपने में बड़ी अजीब सी लगती है कि कोई चीज है लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात अपने में कुछ ठीक नहीं लगती है। इसलिए केल्सन ने अपेक्षा की कि कानून को न्याय और समानता जैसे मूल्यों से अलग करके देखा जाना चाहिए। विधि की सीमा और संज्ञान मूल्यों से अलग हटकर लिया जाना चाहिए और उसको अनुभव किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो वो बेंथम और ऑस्टिन से ही सहमत है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, बेंथम ऑस्टिन भी यही मानते हैं। फिर केल्सन क्यों आ जाते हैं? तो केल्सन इसलिए आते हैं कि केल्सन कहते हैं कि बेंथम और ऑस्टिन ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार तो किया कि विधि की वैधानिकता और विधि की अंतर्वस्तु ये दोनों मूल्य आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्तविकता है सामाजिक वो ये है कि राज्य की विधि मूल्य आधारित हो या न हो लेकिन फिर भी वो होती है और उसका पालन लोगों को करना पड़ता है।
इसलिए बेंथम ऑस्टिन सैद्धांतिक रूप से अपनी जगह एकदम ठीक है, ठीक है। लेकिन बेंथम और ऑस्टिन ने जो व्याख्या प्रस्तुत की वो व्याख्या मूल्य आधारित ही है। उन्होंने सिद्धांत में यह स्वीकार किया कि नेचुरलिस्टों से अलग हटकर व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन व्याख्या का जो ढंग अपना लिया, ठीक है, उससे वो नेचुरलिस्टों से अलग हट नहीं पाए। वास्तव में वे नेचुरलिस्टों के समान व्याख्या देने वाले बन गए। ये केल्सन के आने की वजह है। उन्होंने कहा आप ये कहते हैं, आप यानी बेंथम और ऑस्टिन, कि संप्रभु का समादेश विधि है। क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग इसका आदतन अनुपालन करते हैं। लोग इसका आदतन अनुपालन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। आप जो उत्तर दे रहे हैं, आप जब शब्द हम बोले तो बेंथम ऑस्टिन के संदर्भों में बोल रहे हैं, यहां पर ये आप परमानेंटली समझें। तो केल्सन कहते हैं कि आप कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है, और संप्रभु का यह समादेश विधि इसलिए है क्योंकि लोग इसका आदतन अनुपालन करते हैं। और लोग इसका आदतन अनुपालन क्यों करते हैं? तो आपका उत्तर यह है कि लोग इसका आदतन अनुपालन आपके डर में करते हैं, क्योंकि आपने लोगों से यह कह रखा है कि अगर आपने आदतन अनुपालन मेरे आदेश का नहीं किया, जिसे वो समादेश कह रहे हैं, और समादेश की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, बेंथम ऑस्टिन ने क्या दी कि एक बुद्धिमान मनुष्य जब दूसरे बुद्धिमान मनुष्य के आचरण के लिए कोई इच्छा ये अभिव्यक्त कर दे तो उसे समादेश ये कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक समादेश विधि नहीं होता, ठीक है। कौन सा समादेश विधि होता है ये ऑस्टिन बेंथम को बताते समय बताया जा चुका है। तो केल्सन का कहना है कि आपका जवाब यह है कि लोग आदतन अनुपालन इसलिए करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं। आपने ये कह रखा है कि अगर हमारे समादेश का आदतन अनुपालन न किया तो हम आपसे एक ऐसी दशा में मिलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, और इस दशा को ही जो नाम दिया है बेंथम ऑस्टिन ने, उसे अनुशास्ति या सामान्य भाषा में आप समझ ले तो दंड, अंग्रेजी में समझ ले तो पेनल्टी, ये नाम दिया। ये एक दशा है, ये आपने वचन दे रखा है, इसलिए लोग आदतन अनुपालन करते हैं। अब वो कारण आता है जिस वजह से बेंथम ऑस्टिन के होते हुए केल्सन आ जाते हैं। केल्सन का कहना यह है कि भाई आप ये कहते हैं कि हमारा समादेश यानी संप्रभु का समादेश कानून है, ठीक? क्यों है? क्योंकि लोग इसका आदतन अनुपालन करते हैं। इसका मतलब वैधानिकता की कसौटी लोगों में चली गई है, ये संप्रभु में कहां बची? भाई कहां बची संप्रभु में? लोग अगर आदतन अनुपालन छोड़ दें, ठीक है ना, इससे न डरे कि तुम सब ठीक है कष्ट दोगे हमें, छोड़ दें आदतन अनुपालन तो तुम्हारा घुस गया, फिर तुम्हारा समादेश विधि कहां बचा? क्योंकि समादेश जो संप्रभु से जारी हो और लोग उसका आदतन अनुपालन करें तो एंड कंजंक्शन आ गया ना। बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, command must be issued from the sovereign and that must be obeyed habitually, ठीक है ना। आदतन अनुपालन होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि एक चीज हो तो भी काम चल जाएगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब मामला वैध बनेगा। तो वैधानिकता की कसौटी, ठीक है ना, लीगलिटी, ये आदतन अनुपालन जैसे मूल्य में चली गई। इट इज ऑल्सो ए वैल्यू। खाली न्याय और समानता यही वैल्यू नहीं है,
आदतन अनुपालन, ये भी तो वैल्यू है। तो आप कहां अलग हुए नेचुरल सिस्टम से? दूसरे, आप ये कहते हैं कि संप्रभु ने वचन दिया है कि अगर आप मेरे समादेश का पालन नहीं करेंगे तो हम आपसे एक ऐसी दशा में मिलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, और जिस दशा को वो अनुशास्ति कहते हैं। अब हमें यह बता दीजिए, मतलब केल्सन का जो सवाल है वही सवाल मेरा भी है, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या बुरा लगेगा, ये आप तय करोगे या हम? ये हम तो तय कर ही नहीं सकते, ये तो आप ही तय करोगे। ठीक है, कड़वा खीरा होता किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को दर्द अच्छा लगता है। ठीक है, तो कानून जो सब पर लागू होना है, ठीक है, तो संप्रभु किसी भी ऐसी दशा को कैसे तय कर सकता है जिसके बारे में संप्रभु गारंटीड हो जाए कि वो दशा उत्पन्न करने पर उसे दुख ही होगा, उसे कष्ट ही होगा? ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अक्सर आप पिक्चरों में भी देखते हैं, उन्होंने कहा साहब हम मरना चाहते हैं, हमें फांसी दे दीजिए। तो अगर आप उसे फांसी देंगे तो वो खुश हुआ या, ठीक है, कष्ट में आया? और आपका वचन क्या है? हम आपसे एक ऐसी दशा में मिलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो यहां भी तो विधि की वैधानिकता की कसौटी प्रसन्नता और अप्रसन्नता जैसे मूल्यों में चली गई, और वो भी प्रसन्नता और अप्रसन्नता समादेशक में नहीं बची, दूसरे पर आधारित हो गई। इसका मतलब संप्रभु अपने द्वारा दिए गए समादेश का उल्लंघन करने पर अगर किसी से मिले उस दशा में जिसे संप्रभु बुरा मानता है, अगर वो बुरा ना माने तो संप्रभु के समादेश की प्रभावकारिता ये क्या रही? ठीक है ना? तो संप्रभु के समादेश की जो प्रभावकारिता है, संप्रभु का समादेश इसी को विधि बता रहे हैं ना, तो ये प्रभावकारिता कहां गई है? तो केल्सन का जवाब यह है कि ये प्रभावकारिता तुमने सामाजिक वास्तविकता इस पर आधारित कर दी। अगर वो डरेगा, वो उस बात को खराब समझेगा, ठीक है ना, तब तो आपकी विधि प्रभावकारी रहेगी। और अगर न डरा, उसने उस बात को खराब नहीं माना, तो आदतन अनुपालन भी नहीं करेगा क्योंकि डरता ही नहीं। और तुम्हारे पास कौन सा चारा है जो तुम उससे उस दशा में मिल लोगे, ठीक है, तो उसके द्वारा बुरी समझी जाए? अरे भाई, उसके द्वारा बुरी कौन सी स्थिति समझी जाएगी? ये तो वो तय करेगा तुम कौन होते हो। ठीक है ना? तो कानून मनोविज्ञान पर आधारित हो गया, कानून सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित हो गया, कानून मूल्य आधारित हो गया, और इसी से बचना चाहते थे तुम। भाई, नेचुरल स्कूल के जवाब में जो बेंथम और ऑस्टिन आए थे, क्यों आए थे? इन्हीं बातों से ऊब कर तो आए थे, और बातें वही शुरू हो गई। इसलिए केल्सन ने कहा नहीं। उन्होंने फिर जब संप्रभु के समादेश को कानून की परिभाषा में समुचित नहीं पाया, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने यह माना कि इसका मतलब यह है कि बेंथम और ऑस्टिन के अध्ययन में कमी है, क्योंकि कानून तो है, ठीक है, और लोग उसे पालित करें या न करें, यानी कानून तो यह है कि कोई हत्या नहीं करेगा, कोई हत्या करे तो भी यह कानून वैध है, और कोई न करे तो भी यह कानून वैध है। जबकि बेंथम और ऑस्टिन के मुताबिक उन दशाओं में जब हत्या के दंड से डरकर लोग इसके अनुपालन न करने का जो विचार है वो अगर छोड़ दे, तो फिर कानून कानून नहीं दिखाई देता। ठीक है ना? अगर हत्या हो रही है, इसका मतलब लोग आदतन अनुपालन नहीं कर रहे, और इसका मतलब
संप्रभु के समादेश से लोग नहीं डर रहे। तो कायदा तो यह कहता है कि फिर कानून इसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह खत्म नहीं होता। यह कानून अगले मर्डर में भी वैध माना जाता है। इसके मतलब यह हुए कि बेंथम ऑस्टिन के अध्ययन में भूल है, क्योंकि स्वयं स्थिति में भूल ये तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसका मतलब अध्ययन में भूल है, और अध्ययन में भूल होने के कारण बेंथम ने ये और ऑस्टिन ने ये पकड़ नहीं पाया कि विधि की वैधानिकता का स्रोत ये संप्रभु के समादेश में भी नहीं है, आदतन अनुपालन में भी नहीं है, और अनुशास्ति के भय में भी नहीं है। इस बात को पकड़ने में बेंथम और ऑस्टिन ने गलती कर दी है। यह बात केल्सन को समझ में आ गई, और इसलिए केल्सन ने कहा कि एक तो विधि का अध्ययन न्याय जैसे या मूल्यों जैसे अयुक्तिपरक आदर्शों से अलग हटकर किया जाना चाहिए। विधि की सीमा का संज्ञान और विधि की सीमा की अनुभूति ये न्याय जैसे या मूल्य आधारित या मूल्यों जैसी जो आदर्श हैं उनसे अलग हटकर किया जाना चाहिए। और दूसरे, इसकी सीमा और अनुभूति इसको सामाजिक वास्तविकताओं से अलग हटकर भी देखा जाना चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है। ये सामाजिक वास्तविकता का जो पक्ष है ये बेंथम ऑस्टिन के कारण जोड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों बातों से अलग हटकर ये देखा जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि विधि का अध्ययन राजनीति नीति, ठीक है। नीति का मतलब क्या हुआ? नीति का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर आदर्श के तत्व हैं या नहीं है। राजनीति वो राज व्यवस्था से मान्यता प्राप्त है या नहीं। मनोविज्ञान वो लोगों में डर उत्पन्न करेगी या उन्हें खुशी देगी, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। समाजशास्त्र यानी सामाजिक वास्तविकता, इस सब से अलग हटकर किया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज द, ठीक है, आपका जो मान्यता है केल्सन की, जो स्थापना है केल्सन की, वो ये है। और इसलिए केल्सन ने अपनी थ्योरी को शुद्ध विधि ये कहा, ठीक है। शुद्ध विधि नहीं, विधि तो ये है आईपीसी, ठीक है, सीआरपीसी एविडेंस और टीपीए और कॉन्टेक्ट और ये सारी चीजें। लेकिन ये सिद्धांत जिस पर ये विधियां आएंगी ये केल्सन ने प्रतिपादित कर दिया, और इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को विधि का शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये कहा, ठीक है। अब आपको इस संज्ञा का जो महत्व है या इस संज्ञा से केल्सन जो कहना चाहते हैं वो खूब समझ में आ जाएगा कि वाकई इन रियलिटी इट इज अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है ना। विधि का ये शुद्ध सिद्धांत ये कहता कि विधि वास्तव में न संप्रभु का समादेश है, न ये मूल्य आधारित है, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक स्टैंडर्ड है, ये केवल मानक है, बस और कुछ नहीं। और ये मानक शब्द का प्रयोग केल्सन के द्वारा सुविचारित है। ऐसा नहीं है कि अलल टप्पू सोच रहे थे और मानक दिमाग में आ गया इसलिए कह दिया। ये सुविचारित है। केल्सन इसी शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड ये अपने में इस विशेषता को समाहित करता है कि स्टैंडर्ड की शुद्धता कभी प्रभावित नहीं होती। आप स्टैंडर्ड के मुताबिक आचरण करो या न करो। मां बाप का सम्मान करना चाहिए, टीचर का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम करो न करो, ये सिद्धांत स्वयं में सत्य रहेंगे, ठीक है ना। इन सिद्धांतों की सत्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मानक इसके साथ सुविधा ये है। जब हम एलएलबी में थे तो मेरी समस्या भी यही थी और यही समस्या आपकी रहेगी, क्योंकि अनुभूति चीजों की समान है,
ठीक है, तो समस्या आपकी भी यही रहेगी। एलएलबी में हमें ये समझ में नहीं आता था कि आखिर मानक यानी क्या। ठीक है, और अगर आपकी ये समस्या नहीं है तो आप पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पहले भी कहा गया कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। तो कबीरदास जाग और रो क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें सामाजिक समस्याएं दिख रही हैं। और आप खाओ सो क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप मूर्ख हैं। तो अगर एलएलबी में कोई समस्या ही नहीं आ रही है, इसका मतलब आप बेवकूफ हैं, आप मूर्ख हैं, आपको कुछ अता पता नहीं लग रहा, आप खुद लापता हैं। इसलिए ठीक है, आप लापता मीनिंग देयर बाय आपके अंदर की स्टूडेंटनेस वो नहीं है आप में। अन्यथा हमें तो यही समस्या होती है कि आखिर ये मानक क्या है, समझ नहीं आता था। मानक यानी स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड की अपनी ही विशेषता है। सामाजिक वास्तविकता कुछ भी हो, स्टैंडर्ड अपनी स्टैंडर्डनेस खोता ही नहीं है। ठीक है ना, ये मानक की अपनी विशेषता है। ठीक है, मानक के मुताबिक आचरण हो न हो, मानक की वैधता प्रभावित नहीं होती, और कानून हमें मानक के अनुसार ही दिखाई देता है। कानून के मुताबिक लोग पालन अपना जीवन जिए या न जिए। ठीक है, इधर थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इधर तुम बढ़ो, कुर्सी बढ़ो। ठीक है, कानून की विधिमान्यता प्रभावित नहीं होती, तो कानून स्टैंडर्ड है। केल्टन ने कहा यह एक मानक है। सामाजिक वास्तविकताओं से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जैसे मानक का नहीं है। आदर्शों से इसका कोई मतलब नहीं, आदर्शों का मतलब नहीं मीनिंग देयर बाय लोग इसे आदर्श मानते हैं या नहीं। जैसे सच की परिभाषा लोग ये भी देते हैं कि तथ्यों का एज सच निरूपण ये सत्य है। आपसे कहा जाए सच डिफाइन करो, तो जो सामान्य व्यक्ति हैं, समाज के अधिकांश, वे इस बात से सहमत हैं कि सत्य का मतलब होता है तथ्यों का यानी घटनाओं का, घटनाएं ही तथ्य कहलाती हैं। ठीक है ना, तथ्यों का यानी घटनाओं का जैसी वे हैं वैसा ही निरूपण। ये सत्य की डेफिनेशन लोग देते हैं, लेकिन सत्य की एक डेफिनेशन भगवान कृष्ण की भी है। वो कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कि सत्य आवश्यक रूप से कल्याणकारी होता है, और कल्याणकारी होने के कारण उसे आवश्यक रूप से सुंदर यह माना जाता है, क्योंकि जो कुछ कल्याणकारी है उसे असुंदर नहीं माना जा सकता। इंजेक्शन कल्याणकारी है, चुभता है, फिर भी वो सुंदर है। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि जो आपको फिजिकल कंफर्ट दे, यही नहीं है। या यूं कहें कि जो विस्तृत अर्थों में फिजिकल कंफर्ट दे, भले ही तात्कालिक रूप से फिजिकल कंफर्ट न दे, वो भी सुंदर ही है, उसकी सुंदरता प्रश्नगत नहीं हो सकती। तो अगर तथ्यों और घटनाओं के एज सच निरूपण से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो कल्याणकारी नहीं है, तो उसे सुंदर कैसे कह सकते हैं? और फिर तथ्यों और घटनाओं के एज सच निरूपण को सत्य कैसे कह दें? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS ये होता है ना। आप इंटरमीडिएट में जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसमें क्या LHS इक्वल टू RHS, अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो इक्वेशन प्रूव नहीं हुई है। तो जब इक्वेशन प्रूव नहीं हुई है तो वही सिद्धांत तो यहां भी लागू करेंगे कि तथ्यों और घटनाओं का ऐसा निरूपण अगर सुंदर और कल्याणकारी नहीं है तो इसे सत्य कैसे मान लें? इसका मतलब यह हुआ कि तथ्यों और घटनाओं का अगर अदरवाइज अन्यथा निरूपण किया जाए लेकिन वो सुंदर और कल्याणकारी हो तो वो भी सत्य ही है। और सत्य की यही डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दी है, जब उन्होंने युधिष्ठिर से यह कहा कि ये कहो कि हां अश्वत्थामा मारा गया
लेकिन हमें नहीं जानकारी कि आदमी, या क्योंकि अगर वो ये बताएंगे कि हाथी मारा गया है तो द्रोणाचार्य का वध असंभव है, और द्रोणाचार्य का वध अगर असंभव है तो फिर पांडवों की जीत असंभव है, और पांडवों की जीत असंभव है तो फिर मूल्यों का सम्मान ये असंभव है। फिर तो वो व्यवस्था स्थापित होगी जो परिवार की बहू को भी, ठीक है, वस्त्र उसका भी वस्त्र हरण करने में संकोच का अनुभव नहीं करती। फिर तो वो व्यवस्था स्थापित होगी, और फिर इस व्यवस्था को कैसे ठीक कहा जाए, तो सत्य की डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती, सत्य की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो केल्सन का कहना यह है कि विधि मानक है, आप इसके मुताबिक आचरण करो या न करो, ठीक है। यानी सामाजिक वास्तविकता कुछ भी हो, विधि अपनी मान्यता नहीं खोती है, ठीक है ना। और जो स्टैंडर्ड है वो विधिमान्य रहता ही है। स्टैंडर्ड के संबंध में तुम्हारी मान्यता कुछ भी हो, हमने पहले कहा कि सदा सच बोलना चाहिए। आप ये मान सकते हो कि सत्य की डेफिनेशन आपकी अलग हो सकती, मेरी अलग हो सकती, लेकिन फिर भी जो भी डेफिनेशन किसी की भी हो, इस सिद्धांत से, इस मानक से, इस स्टैंडर्ड से किसी की भी असहमति नहीं हो सकती कि सदा सच बोलना चाहिए, भले ही कोई भी सच ना बोले, लेकिन मानक अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो केल्सन को यह बात ज्यादा ठीक दिखाई दी है प्रैक्टिकली, बिकॉज एनालिटिकल विचारधारा के लोग, प्रैक्टिकल लोग, वो प्रयोग करते हैं, समाज में देखते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकली यह बात ज्यादा ठीक लगी है कि साहब कानून मानक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, वेदर यू आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू इट आर नॉट, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इसकी विधिमान्यता समाप्त नहीं होती, और केल्सन ने यह बात ज्यादा अनुकूल पाई है, और हम लोगों को भी यह दिखता है कि वाकई अकॉर्डिंग टू लॉ लोग जिए या न जिए, लॉ की वैधानिकता यह समाप्त तो नहीं होती। अब केल्सन ने, ठीक है, अध्ययन और आगे बढ़ाया, तो केल्सन ने यह पाया, देखिए किसी विचारक को अगर इस ढंग से आप समझने का प्रयास करोगे, विचारक बड़ी आसानी से समझ में आता है। अब केल्सन ने अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाया, तो उन्होंने पाया कि एक बात तो यह है कि मानक हमेशा चाहिए इससे व्यक्त होता है, चाहिए के अलावा मानक की और कोई अपेक्षा है ही नहीं। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। स्टैंडर्ड की अपनी विशेषता है कि ये 8 प्रपोजिशन इसके साथ ही अभिव्यक्त होता है, इसके अलावा अभिव्यक्त होता ही नहीं। यही कहा है केल्सन ने, और क्या कह दिया। रटने की क्या जरूरत है, केल्सन को समझने की जरूरत है। 8 प्रपोजिशन के बिना स्टैंडर्ड को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और चूंकि केल्सन के मुताबिक कानून स्टैंडर्ड है, दैट इज व्हाई दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 8 प्रपोजिशन, ठीक है। वो चाहिए प्रस्थापना के साथ ही व्यक्त होगा, लेकिन केल्सन ने यह भी पाया कि चाहिए प्रस्थापना के साथ व्यक्त होने वाले 2 अन्य प्रपोजिशन भी हैं। एक मॉरल ऑट है, ठीक है ना, और एक जो नेचुरल साइंसेज है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इनमें भी 8 प्रपोजिशन के साथ, ठीक है, प्रस्थापनाओं को व्यक्त किया जाता है। यानी एक विधिक चाहिए है, यानी एक लीगल ऑट है, ठीक है, एक नेचुरल साइंस का ऑट है, और एक मॉरल ऑट है। ये मॉरल आर्ट्स के हमने उदाहरण दिए कि आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, आदि आदि। नैतिक चाहिए भी है, विधिक चाहिए भी है, और प्राकृतिक विज्ञान इसका चाहिए ये भी है।
तो एज अ एनालिटिकल केल्सन रुकेंगे नहीं, केल्सन हर चीज का विश्लेषण करेंगे। और केल्सन ने विश्लेषण किया कि साहब ये जो लीगल आर्ट है इसकी क्या विशेषता है। तो इन्होंने ये पाया है कि इस लीगल आर्ट की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने में 3 बातों को समाहित करता है। आपको कुछ करने का आदेश देता है, दूसरे को कुछ अनुमति देता है और तीसरे को कुछ अधिकृत करता है। ये 3 बातें अपने में समाहित कर लेता है। विधिक चाहिए का सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है, जैसे आपसे अपेक्षा करता है कि तुम हत्या नहीं करोगे, आदेश दे रहा है तुम्हें, जो कोई हत्या करेगा तो अमुक दंड से दंडित होगा। मीनिंग देयर बाय इनडायरेक्ट ऑर्डर है इसमें कि कोई हत्या नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अनुमति में जो कोई हत्या करेगा उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें मतलब नियमोल्लंघक जो है, नियम को लागू करने वाले को ताकत दी गई है, अनुमति दी गई है कि वो, ठीक है, इसमें वो करे, ठीक है, दंड दे। ठीक है, तो अनुमति, ठीक है, जो कोई हत्या करेगा उसे अमुक दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब अधिकार, प्राधिकार ये भी दे रहा है। ठीक है, अनुमति, अधिकार और आज्ञा, इसका अद्भुत संगम है जो लीगल आर्ट है। नैतिक चाहिए में तीनों चीजें नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। अधिकार कोई नहीं, सदा सच बोलना चाहिए, अधिकार किसके पास है। ठीक है, तीनों चीजें नहीं है। ये लीगल आर्ट की विशेषता है कि उसमें अधिकार, अनुमति और आज्ञा तीनों है। ठीक है, इस रूप में ये मॉरल आर्ट से अलग है। ठीक है, ये प्राकृतिक विज्ञान के आर्ट से भी अलग है। क्यों? प्राकृतिक विज्ञान में क्या होता है? दशा, ठीक है, और कार्य, इसका संगम होता है। अगर ऊपर से, ठीक है, नीचे चीज फेंकी गई, ठीक है, यानी कार्य किया गया तो निश्चित दशा उत्पन्न होगी, ये चीज नीचे ही गिरेगी। देखो कौन है। तो जो लीगल आर्ट है ये मॉरल आर्ट से अलग है। ठीक है, मॉरल आर्ट, इसमें प्राधिकार, अनुमति और आदेश तीनों नहीं होंगे, जबकि लीगल आर्ट में 3 चीजों का संगम दिखाई देगा। प्राधिकार भी होगा, अनुमति भी होगा, आदेश भी होगा। ठीक है ना। और आप जब इसे प्राकृतिक विज्ञान का जो चाहिए है, नैतिक चाहिए और प्राकृतिक विज्ञान चाहिए, दोनों से अलग किया, तो जब नेचुरल साइंस के चाहिए से इसे अलग करेंगे तो नेचुरल साइंस के चाहिए में एक बात होती है, कार्य और दशा, इसके बीच संबंध होता है। परिणाम का अभाव होता है, परिणाम का अभाव होता है। अगर वस्तु नीचे फेंकी जाएगी, ठीक है, वस्तु नीचे फेंकी जाएगी तो वह नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप कोई भी चीज छोड़े तो वो नीचे ही आएगी। क्यों? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। कार्य अगर किया जाएगा तो निश्चित दशा उत्पन्न होगी। 2 ही चीजें हैं, लेकिन लीगल आर्ट कार्य, दशा और परिणाम तीनों को पैदा करता है। अगर आपने हत्या की, ये कार्य किया, तो जो आपकी दशा होगी वो कारावास की होगी और परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कार्य, दशा और परिणाम, इसका संगम है लीगल आर्ट। तो आप देखेंगे तो लीगल आर्ट आपको मॉरल आर्ट इससे भी अलग दिखाई देगा और नेचुरल साइंस का जो आर्ट है उससे भी अलग दिखाई देगा। क्यों? काहे? तो वो कहता है कि लीगल आर्ट क्योंकि मानव प्राणियों के आचरण के लिए है, तो इसमें सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कि हम अपेक्षा करें कि अगर आप हो या हम हैं तो इस प्रकार से आचरण करेंगे। हम सिर्फ अपेक्षा ही कर सकते हैं, भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं कि तुम अगर, ठीक है, हम कहेंगे तो ऐसे ही आचरण करोगे, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते।
हम कुछ भी अपेक्षा करें, तुम कैसे भी आचरण करोगे, हम क्या कर लेंगे। फिर दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि अगर तुम मेरे मन मुताबिक आचरण नहीं करोगे तो हम तुम्हें, ठीक है, ऐसी दशा में रखेंगे जो तुम्हें खराब लगेगी, तो ये भी कैसे संभव है। हम तुम्हें जिस दशा में रखेंगे हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छी लगे। हमें अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें जेल में तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तो अकेले ही है, क्या कर लोगे। तो ये जेल तो मेरे लिए सुखद हो गई, दुखद कहां है। ठीक है, तो सवाल यह है कि फिर तो सैद्धांतिक तौर पर बात गलत लगती है ना, ये बात ठीक कहां लग रही है। तो लीगल आर्ट जो है वो लीगल आर्ट ये कहता है कि बेंथम और ऑस्टिन गलत हैं। अगर उनको प्रैक्टिकली जब देखा जाएगा तो वो बात गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि बेंथम ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि संप्रभु जो समादेश देगा उसका आदतन अनुपालन होगा, वो गारंटी ले रहे हैं, जबकि लीगल आर्ट में गारंटी हो ही नहीं सकती। कानून कहता कोई हत्या नहीं करेगा, रोज लोग कर रहे हैं, तो क्या करें। तो सब बेंथम और ऑस्टिन तो गलत दिखाई दे रहे हैं। इसके मतलब लीगल आर्ट की वो गलत व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि कानून तो है। तो जब है वो, तो सीधी बात यह है कि आपकी व्याख्या गलत हो सकती है। कानून की उपस्थिति, इस पर संदेह ये तो नहीं किया जा सकता, उसके अस्तित्व पर संदेह ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दिख रहा है, उसे इनकार कैसे कर दोगे। जो दिखता है उससे इनकार कैसे करोगे। तो इसका मतलब बेंथम ऑस्टिन की परिभाषा गलत है, क्योंकि वो समादेश के तौर पर जारी की गई कि अमुक हम कहेंगे तो अमुक ऐसा करेगा, कोई जरूरी नहीं अमुक ऐसा करेगा। और ये समादेश के तौर पर, अनुशासित से समर्थित समादेश के तौर पर जारी हुई। आप कहे तो नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, और तुम कैसे कर लोगे। तुम अपनी गारंटी तो ले सकते हो कि हम ये करेंगे, लेकिन उस तुम्हारे करने से हम दुखी होंगे, ये तो हम तय करेंगे कि हम दुखी होंगे या नहीं होंगे। तो गेल्सन कहते हैं इसलिए लीगल आर्ट, इसकी व्याख्या करने में बेंथम और ऑस्टिन असफल रहे हैं। कारण यह है कि आर्ट, सिर्फ जो लीगल आर्ट है वो इतना ही कह सकता है, इतनी अपेक्षा कर सकता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होना चाहिए, सिर्फ इतनी अपेक्षा हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा लीगल आर्ट, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता। हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि यदि कोई चोरी करेगा तो दंडित होगा, होगा या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विधि एक मानक है, स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड कहने के पीछे जो बुद्धिमानी है केल्सन की वो यही है कि स्टैंडर्ड का पालन हो, स्टैंडर्ड का अपालन हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, स्टैंडर्ड की शुद्धता बनी रहती है। तो केल्सन ने सामाजिक वास्तविकताओं से इसे मुक्त कर दिया, इसे नैतिक चाहिए से मुक्त कर दिया, इसे विधिक चाहिए से मुक्त कर दिया, इसे प्राकृतिक विज्ञान के चाहिए से मुक्त कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही है कि नैतिक चाहिए से और भिन्नता है लीगल आर्ट की। वो कहते हैं नैतिक चाहिए का ऑब्जेक्टिव अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि नैतिकता सबकी अपनी अपनी है। तुम भिखारी को भीख देना सही मानते हो, हम गलत मानते हैं। आपको बहुत लोग उपदेश देते मिलेंगे कि आप नाकारापन को बढ़ावा दे रहे हो, और अब मेरी मान्यता यह कि तुम भीख अगर नहीं दे रहे हो तो तुम क्रूरता को बढ़ावा दे रहे हो। तुम दूसरे के दुख से दुखी नहीं हो सकते। तुम कौन भगवान हुए? सिर्फ भगवान किसी की गरीबी दूर कर सकते हैं, तुम नहीं। वो तो अपने कर्मों का दंड भुगतेगा ही। ठीक है, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो? तुम तो अपनी चिंता करो। अगर तुम उस पर दया करके उसे भीख नहीं दे रहे हो तो तुम खुद को क्रूर बना रहे हो, खुद को इतना कठोर बना रहे हो कि दूसरों के दुख से दुखी नहीं होगे। फिर इसका परिणाम तुम्हारे बच्चे भी भुगतेंगे, तुम्हारे परिवारीजन भी भुगतेंगे, तुम्हारे मित्र भी भुगतेंगे। तो तुम उनके दुख से भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि दुखों से दुखी न होना ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम्हारे व्यक्तित्व से संवेदनशीलता चली जाएगी। तो भीख न देकर तुम उसका बुरा नहीं, अपना बुरा कर रहे हो। उसका भला तो कर ही नहीं सकते। तुम्हारे 10 रुपए से कल वो भीख नहीं मांगेगा, वो तो भिखारी ही रहेगा। तुम अपना बुरा क्यों कर रहे हो? ये मेरी मान्यताएं हो सकती हैं, लोगों की मान्यताएं ये भी है कि साहब हम ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप क्यों करें। अब वो भी
अनैतिक हैं ऐसा कहने का हमें कोई हक नहीं, और हम अनैतिक हैं ऐसा कहने का उन्हें भी हक नहीं। तो नैतिकता के जो चाहिए हैं ये व्यक्तिनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव तौर पर आप नहीं कह सकते क्या गलत क्या सही, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो केल्सन कहते हैं कि नैतिक चाहिए यहां भी विधिक चाहिए से भिन्न है। हत्या सही है ये कोई नहीं कह पाएगा, कि तो कोई भी नहीं कह सकता। तो वो कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठता, ये भी नैतिक चाहिए और विधिक चाहिए में अंतर है। फिर वो एक बात और कहते हैं कि नैतिक चाहिए का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं, विधिक चाहिए का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। हमने आपसे कई बार कहा है, लगातार बोलते हैं कि विज्ञान विषय नहीं है, विज्ञान प्रक्रिया का नाम है, और इसीलिए विज्ञान की पुस्तकों का नाम क्या होता है? विज्ञान आओ करके सीखें, प्रक्रिया है, उसे करके ही सीखा जा सकता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि वो विषय जिसमें पदार्थ के गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन हो उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री इस नाम से जानते हैं। जब मानव शरीर या जीवधारियों के शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसी ढंग से आयुर्विज्ञान, और फिर इसी ढंग से राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यह है। यानी विज्ञान एक प्रक्रिया है। अगर विज्ञान विषय होता तो राजनीति विज्ञान होता ही नहीं, सामाजिक विज्ञान नहीं होता। कभी यह भी सोचना चाहिए कि जो समाज में बोला जा रहा है, अगर हम जो मान्यता रखते हैं उसके मुताबिक वो नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मान्यता मेरी गलत है या वो बात गलत है। और जो बात समाज में चल रही है वो इतनी आसानी से गलत नहीं होती है। तो अपनी मान्यताओं का भी एक बार परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप जब ये मान्यता लेकर चलते हैं कि साहब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही विज्ञान है, जी गलत नहीं हो सकता। तो विज्ञान एक प्रक्रिया है। वो कहते हैं नैतिक चाहिए का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, विधिक चाहिए का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या है? जो टेक्निक से ज्ञान प्राप्त किया जाए। हमने विज्ञान की परिभाषा कई बार की है कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, यानी जब किसी ज्ञान को विशिष्ट प्रक्रिया से प्राप्त किया जाए तो उस विशिष्ट प्रक्रिया से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। और यह प्रक्रिया कौन सी है? निरीक्षण की, सर्वेक्षण की। इसमें टेक्निक्स लगती हैं, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, ये सारी चीजें। तो जब आप सही क्या है ये जानने चलते हैं समाज में, तो अधिकांश लोग बता देंगे सही क्या है। सब बताएंगे मारना दूसरे को गलत है, दूसरे की संपत्ति जो उसने अपने श्रम से अर्जित की है उसे बिना किसी प्रतिफल दिए स्वयं ले लेना ये गलत है, ठीक है। तो जो विधिक चाहिए उसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। ये उन्होंने अंतर दिए हैं केल्सन ने। अब सवाल यह है कि यह विधिक चाहिए आएगा कहां से, ठीक है ना। यहां पर भी वो केल्सन अलग हो गए हैं बेंथम और ऑस्टिन से। बेंथम ऑस्टिन के सिद्धांत को स्थिर सिद्धांत कहते हैं और अपने सिद्धांत को प्रगतिशील सिद्धांत कहते हैं। स्थिर सिद्धांत क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कह रहे हो संप्रभु का समादेश है कानून, ठीक है, और समादेश क्या है? आप कहते हो संप्रभु की इच्छा। संप्रभु किसी काम के संबंध में, ठीक है, इच्छा अभिव्यक्त कर देता है। वो इच्छा क्यों अभिव्यक्त करता है ये भी तो बताइए। उसकी इच्छा, ठीक है, व्यक्त होने में किन तत्वों का, किन कारकों की भूमिका है, क्यों वो इच्छा व्यक्त करता है ये भी तो बताइए। तो सिर्फ भगवान के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने जगत क्यों बनाया, तो बोले पता नहीं, उन्होंने तो इच्छा से बना दिया। ये संप्रभु ने इच्छा व्यक्त क्यों की एक विशेष प्रकार की, ये आप बताते ही नहीं है। यानी समादेश जिसे आप विधि कह रहे हो, ठीक है ना, उसके निर्माण में किन तत्वों का योगदान है ये आप नहीं बता पा रहे, इसलिए आपका सिद्धांत स्थिर सिद्धांत है। प्रगतिशील सिद्धांत केल्सन ने दिया। केल्सन कहते हैं सबसे पहले एक पूर्वानुमान होता है। यहां वो कांट की विचार पद्धति को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। कांट ने कहा जैसे स्वतंत्रता है, ये कांट ने कैसे जाना? क्योंकि उसका अनुभव हो रहा है।
अनुभव कब हो रहा है? जब स्वतंत्रता चली जाती है तब अनुभव होता है, उससे पहले नहीं होता। हमने पहले भी, कल भी कहा था, उस दिन भी कहा था कि आपके सिर है, ये तब तक अनुभव नहीं होता जब तक उसमें सिर दर्द ना हो, तब तक पता ही नहीं लगता सिर है। ठीक है, तो होता यह है कि जब चीजें जाती हैं तब उनकी कीमत पता लगती है। तो स्वतंत्रता है, ठीक है, केल्टन ने, कांट ने कहा तो स्वतंत्रता दिखती नहीं लेकिन है, अनुभव भी नहीं होती तब तक, जब तक छिले ना तब तक अनुभव भी नहीं होती। इसलिए स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए, और स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए किससे होगा? राज्य की विधि से होगा। ये केल्टन, कांट ने कहा था, इसी विचार पद्धति को स्वीकार किया है। इस पर चूंकि हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है। तो कांट की विचार पद्धति से केल्टन ने कहा कि एक पूर्वानुमान लिया जा सकता है, जैसे स्वतंत्रता का होना अनुभव न होने के बावजूद भी वैध है क्योंकि वो है। ऐसे ही कांट ने कहा कि प्रत्येक समाज में कुछ विशेष नियम पाए जाते हैं, प्रत्येक समाज में, और समाज में रहने वालों की इच्छा होती है कि इन विशेष नियमों का पालन होना चाहिए, ये इच्छा होती है उस समाज के लोगों की। तो ये जो इच्छा है कि इन विशेष नियमों का पालन होना चाहिए, बस ये मूल मानक है, ये ग्रुंडनॉर्म है, इसी को उन्होंने कहा है, और इन नियमों को उन्होंने संविधान कहा है। इसी नियम को, जो प्रत्येक समाज में पाए जाने वाले कुछ नियम हैं जिनके अनुपालन की अपेक्षा उस समाज के लोग करते हैं, उन नियमों को संविधान कहा है। ये नियम लिखित रूप में रखे जा सकते हैं, ये नियम अलिखित रूप में हो सकते हैं, लेकिन अगर नियमों का लिखित स्वरूप उपलब्ध नहीं है तो वे संविधान नहीं है, ऐसी बात नहीं मानी जा सकती। ये नियम रूढ़िजन्य हो सकते हैं, ये नियम सांविधिक सृजन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहां सांविधिक सृजन है, संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इंग्लैंड अलिखित संविधान है, रूढ़ियां हैं वहां। हालांकि अब तो वहां भी लिखित संविधान आ गया है, लेकिन रूढ़ियां, ठीक है। तो ये लिखित हो सकती हैं, ये अलिखित हो सकते हैं, जिसे संविधान कह रहे हो, ठीक है। ये रूढ़िजन्य हो सकता है, ये सांविधिक सृजन हो सकता है, लेकिन ये नियम देश की मूल व्यवस्था को संचालित करेंगे। ऐसी उस विधिक व्यवस्था के निवासियों की इच्छा होती है, ठीक है। और इन नियमों का विधायन के या विधिक मानकों के उत्पन्न होने में रोल होना चाहिए, ये उस समाज के लोगों की इच्छा होती है। इसी को ग्रुंडनॉर्म कहते हैं, यही मूल मानक है। और ये मूल मानक अन्य मानकों को उत्पन्न करता है, अन्य स्टैंडर्ड्स को उत्पन्न करता है, लेकिन ये मूल मानक, ठीक है, अन्य स्टैंडर्ड्स को उत्पन्न करता है, मीनिंग देयर बाय उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, और उनकी अंतर्वस्तु इसे भी निर्धारित करता है, ठीक है ना। लेकिन इनकी वैधानिकता को उस प्रकार निर्धारित नहीं करता जिस प्रकार प्राकृतिक विधि के, ठीक है, सिद्धांत निर्धारित करते, उस प्रकार निर्धारित नहीं करता, ठीक है ना। इनकी अंतर्वस्तु और प्रक्रिया, जैसे हमारे यहां भी देखें तो देश की सामान्य विधि कैसे होनी चाहिए, संविधान के ठीक है, उसमें बताई गई प्रक्रिया, यानी 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12 सारी चीजें हैं। विधायन की प्रक्रिया दी गई है 106 से लेकर कहां तक दी है, 122 तक शायद दी है, ठीक है। नहीं, 121 में तो ये कहा कि न्यायाधीशों के आचरण के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी। मेरा ख्याल है 119 से 120 तक दी है, ठीक है। तो प्रक्रिया और उनकी अंतर्वस्तु क्या होगी, ये भी संविधान से तय, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है ना। और संविधान में वर्णित जो नियम है, सांविधिक सृजन है हमारे यहाँ संविधान, अगर वो लिखकर उपलब्ध ना हो तो भी वो सांविधिक सृजन है, ठीक है ना। उसमें वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, ये मूल मानक है। और मूल मानक क्या करता है, अन्य मानकों की सृजन की प्रक्रिया और उनकी अंतर्वस्तु दोनों को निर्धारित करता है। और यह मानक जो दूसरे मानक को उत्पन्न करेगा,
ठीक है, ये मानक श्रेष्ठ मानक कहलाएगा, और जो उत्पन्न होगा मानक वो अवर मानक कहलाएगा। ठीक है, इस ढंग से लीगल स्टैंडर्ड्स उत्पन्न होते हैं, और अंततः ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हुए, यानी सबसे ऊपर जो मानक है वो अपने से नीचे वाले मानक से अपनी विधि मान्यता ये अर्जित कर रहा है, फिर उससे नीचे जो मानक है वो उससे नीचे वाले मानक से अपनी विधि मान्यता अर्जित कर रहा है, और अंततः सारे मानक संविधान से अपनी विधि मान्यता अर्जित कर रहे हैं, और संविधान अपनी विधि मान्यता मूल मानक से अर्जित कर रहा, और मूल मानक कांट की स्वतंत्रता के समान स्वयं वैध है। ये पूरा संजाल पैदा हो रहा, और केल्सन की विशेषता यह है कि इस संजाल को ही उन्होंने राज्य कहा है, इसको ही उन्होंने राज्य कहा। राज्य उनके मुताबिक क्या है? विधिक जो व्यवस्था है इसी को उन्होंने राज्य कहा है। और ये विधिक व्यवस्था कैसी है? केल्सन कहते हैं उत्पीड़क है। यहां वो बेंथम ऑस्टिन के समान है। ठीक है, बेंथम ऑस्टिन के समान ही वो भी मानते हैं विधिक व्यवस्था उत्पीड़क है, लेकिन उनका उत्पीड़न बेंथम और ऑस्टिन से अलग है। क्योंकि बेंथम ऑस्टिन क्या कहना है कि संप्रभु ने वचन दिया है कि अगर आप मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो हम आपसे उस दशा में मिलेंगे जो दशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जबकि मेरे लिए क्या अच्छा होगा ये संप्रभु निर्धारित कर ही नहीं पाएगा। केल्सन कहते हैं विधि उत्पीड़क मानक है, लेकिन ये उत्पीड़न मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन है, यानी इससे कोई संबंध नहीं कि जिसका उत्पीड़न किया जाएगा वो उत्पीड़न से खुश होगा या नाराज, इससे मतलब नहीं है। बल्कि विधि उत्पीड़न करेगी, और उत्पीड़न किस रूप में होगा? जीवन का हनन करेगी, या स्वतंत्रता का हनन करेगी, या संपत्ति का हनन करेगी। इन तीनों दशाओं में जिसका हनन किया जाएगा वो अनुभव कैसा करेगा इससे मतलब नहीं है कानून का। तो विधि मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश है, ये उनकी परिभाषा है। विधि एक उत्पीड़क समादेश है। ठीक है, विधि उत्पीड़क मानक है, समादेश है जो मनोवैज्ञानिक तत्वों से हीन है। ये केल्सन की विधि मान्यता है। अब सवाल ये बचता है, केवल एक सवाल बचता है केल्सन के बारे में, जो हार्ट के साथ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, शुरू हार्ट करेंगे, लेकिन हार्ट के साथ केल्सन को ले लेंगे, और केल्सन का बस एक सवाल बचता है कि ये जो ग्रूंडनॉर्म है, जो समस्त विधिक व्यवस्था की विधि मान्यता का आधार है, ये ग्रूंडनॉर्म विधि व्यवस्था की विधि मान्यता का आधार हो जाए, इसके लिए इस ग्रूंडनॉर्म में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये ग्रूंडनॉर्म प्रत्यक्ष होना चाहिए, चाहे रूढ़ि के रूप में हो चाहे सांविधिक सृजन के रूप में हो, होना चाहिए, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। और दूसरा, इसे सामान्य तौर पर प्रभावकारी होना चाहिए। बस यहीं पर केल्सन की आलोचना शुरू हो जाएगी, जब वो कहेंगे ये सामान्य तौर पर प्रभावकारी होना चाहिए। कोई चीज सामान्य तौर पर प्रभावकारी है ये कब माना जाए? क्योंकि मिठाई सामान्य तौर पर लोगों को अच्छी लगती है, ये कब मान लिया जाए? एक मोहल्ले के लोग माने इस बात को, एक देश के लोग माने, एक कितने लोग माने जो हम उसे सामान्य तौर पर प्रभावकारी मान लें। ठीक है ना, कितने लोग माने? आखिर कौन सा इंस्टीट्यूशन माने तो हम व्यवस्थाओं को सामान्य तौर पर प्रभावकारी मान लेंगे? ये बात केल्सन नहीं बताते। ठीक है, मूल मानक के संबंध में उन्होंने ये तो कहा कि सामान्य तौर पर प्रभावकारी होना चाहिए, लेकिन एक मूल मानक सामान्य तौर पर प्रभावकारी कब माना जाएगा ये केल्सन नहीं बताते। और दूसरा, केल्सन ये नहीं बता पाते कि जब क्रांति होगी तब मूल मानक की प्रभावकारिता का अर्थ क्या होगा। इन दो विषयों पर बात हम लोग कल कर लेंगे, हार्ट के साथ कल देखेंगे, बात करेंगे।